देवीय सज्जनों, पधारे हुए अतिथिगण, वन विभाग जोधपुर के तत्वावधान में पद्मश्री डॉक्टर कैलाश साकला स्मृति वन में मनाए जा रहे 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धरती को हरी चुनर ओढ़ाने वाली इन खुशनुमा घड़ियों में हमारे बीच पधारे समारोह के खास मेहमान, इस धरा के लाल, राजस्थान के विकास पुरुष, हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत, स्वागत करते हैं मंच की ओर से। साथ ही कुंती जी देवड़ा, नगर निगम उत्तर की महापौर राजेंद्र जी सोलंकी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड, सुभाष जी गर्ग साहेब, माननीय प्रभारी मंत्री जोधपुर हेमाराम जी चौधरी, माननीय वन मंत्री राजस्थान सरकार और तमाम स्टेज पर विराजमान जन प्रतिनिधियों का स्वागत तहे दिल से। बड़ा ही अच्छा ये लगता है कि इसी तरह के एक लाल ने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई और उन्हीं के नाम से ये समारोह हम मना रहे हैं। डॉक्टर कैलाश साकला स्मृति वन साइट में ये समारोह यानी द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के सपनों को साकार करने का ये दिन, जोधपुर के आयोजन में खुद एक जीव विज्ञानी रहे, पर्यावरणविद रहे और दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क के निदेशक और राजस्थान के मुख्य वन जीव वार्डन भी रहे। बहुत सारी बातें हैं, पेड़ क्यों जरूरी है, हमारे संस्कारों की धरोहर भी है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन कर रहा हूं, श्री शिखर जी अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय राजस्थान सरकार, पधारे मंच पर और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में वन विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय, जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री एवं माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड, अध्यक्ष बाल संरक्षण, बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग, माननीय विधायक गणों, महापौर गण, जिला प्रमुख, अन्य सम्मानित अतिथि गणों, विभिन्न संस्थानों और क्लबों से पधारे महानुभावों, विभिन्न विभाग के अधिकारी साथियों, प्रेस के साथियों और उपस्थित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज ये समारोह उस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है जहां सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए व्यय कर पद्मश्री कैलाश साकला स्मृति वन विकसित किया जा रहा है। साथ ही आज के कार्यक्रम में बोटैनिकल गार्डन मोतीसरा और लवकुश वाटिका कायलाना का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिस पर क्रमशः 5 एवं 2 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वैध रूप से करने के लिए एक नया कार्यक्रम इस वर्ष प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिवर्ष विभाग द्वारा 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। इन 5 करोड़ पौधों में 1 करोड़ पौधे शहरी निकायों को, 1 करोड़ पौधे गांव में ओरण, चारागाह एवं गोचर विकास के लिए और 3 करोड़ पौधे जनसाधारण को अत्यंत रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर प्रारंभ की जा रही इस नई योजना आने वाले समय में राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए आप सभी महानुभावों के सहयोग से एक नया आयाम स्थापित करेगी। आज के कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं कार्यक्रम में पधारने एवं सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। श्री शिखर जी अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वन और पर्यावरण मंत्रालय राजस्थान सरकार। यहां शिलान्यास भी होने वाला है बोटेनिकल गार्डन का और नाम उनका हमने रखा है लवकुश वाटिका। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और तमाम विराजमान स्टेज पर जो जननायक, जनप्रतिनिधि, आप पधारें, शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारें आगे। कितना संस्कारों से युक्त नाम रखा है हमने, लवकुश वाटिका। जिन वनों में घूमकर धरती की हरी चुनर अगर हरी रहे तो देश भी हरा भरा रहे, हमारा मन हरा भरा रहे, हम सभी खुश रहें।
ईश्वर ने इस बार भरपूर वर्षा दी है, पानी दी है, जमीन को जीने की तमन्नाएं जगाई है। बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं अब निवेदन करना चाहता हूं, हमारी शहर जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर श्रीमती कुंती जी देवड़ा पधारे मंच पर। जी तिहत्तरवें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के समारोह में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, उपस्थित सभी विधायकगण, सभी सम्मानित मंच, यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगण, मातृशक्ति भाइयों और बहनों, आज इस कैलाश साखला वन स्मृति में जो सर्वप्रथम वृक्षारोपण किया गया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ पर्यावरण संबंधित पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूं। जिस तरीके की सोच हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की रही है, उन्होंने हर वर्ग के लिए, चाहे वो मजदूर हो, दलित हो, किसान हो, पंक्ति में बैठे अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए उन्होंने सोचा है। और साथ साथ जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति भी हमेशा से वो संवेदनशील रहे हैं। और आज उसी का ये परिणाम है कि आज जोधपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में उन्होंने अपने बजट के माध्यम से कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसी स्वीकृतियां दी जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगी। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने जोधपुर शहर में अनगिनत सौगातें दी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र से हो, चाहे वो पर्यावरण संबंधित हो। आज ही ये उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में ये क्षेत्र एक ऐतिहासिक पर्यटक के माध्यम से विकसित होगा और हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस जोधपुर शहर से आते हैं और उस विधानसभा से आते हैं जहां से हमारे विधायक और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब हैं। मैं पुनः आज के महोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और मुझे यहां बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जब हरियाली की बात चलती है तो एक से बढ़कर एक कुछ न कुछ और ही निकल आता है। एक और लवकुश वाटिका है, मैं चाह रहा हूं कि उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से करे। लवकुश वाटिका का, जी, लवकुश वाटिका का शिलान्यास बटन दबा के रिमोट से। जब शिलान्यास हो तो आपकी तालियां अगर इसमें मिल जाती है तो एक मुहर लग जाती है, दस्तखत हो जाता है कि हां, हमारी गवाही में, इस धानी चुनर को उड़ाने में हम सभी लोग गवाही बने थे। बहुत धन्यवाद कुंती जी देवड़ा साहिबा। निवेदन माननीय प्रभारी मंत्री जोधपुर
सुभाष जी गर्ग साहब से पधारे मंच पर और अपनी बात कहें इस खास मौके पर। में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जन जन के लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री हेमाराम चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, जिला अध्यक्ष महोदय और इस मंचासीन पर सभी समस्त अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, युवा साथियों, आज का ये दिन पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में आज इस वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कैलाश सांखला स्मृति वन का जो है यहाँ आपने पेड़ पौधे लगा करके शिलान्यास किया है। मैं इस क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब जानते हैं कि वनों का क्या महत्व है जीवन में, और पूरा देश, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जिस तरह से अलार्मिंग कर रहे हैं, जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और एक खतरे का बराबर जो है सूचना दे रहे हैं कि आने वाला विश्व का भविष्य क्या होगा अगर समय रहते हुए हम नहीं जागरूक हुए, नई जागरूकता अभियान चलाया और पर्यावरण संतुलन के लिए हमने काम नहीं किया। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा चाहे 21-22 की देख लें, 22-23 की देख लें, और इस संभाग में लवकुश वाटिका योजना हर जिले में होगी। कैलाश सांखला स्मृति जो है ये पार्क का यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें स्मृति वन का डेवलप किया जाएगा। और मुझे जो जानकारी दी गई है कि इसमें 1100 पेड़ पौधे विभिन्न किस्मों के जो इस पर्यावरणीय संतुलन के दौरान इस एनवायरमेंट में जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। और मैं सोचता हूं पहाड़ियों के बीच में ये स्मृति वन इस जोधपुर की सरदारी को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं कल से यहां देख रहा हूं, और कल भी मैंने अपने उद्बोधन में कहा था कि इस जोधपुर संभाग में पूरे में इस मारवाड़ की धरा पर जो कार्यक्रम दिए गए हैं, कितने विकास के कार्यक्रम लिए गए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कल भी चर्चा की गई थी, शिक्षा में इतने नवाचार किए गए हैं। गरीब का व्यक्ति कैसे पढ़े, आम जन के व्यक्ति के बच्चे के पास कैसे शिक्षा पहुंचे, कैसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलें, कैसे उनको समाज के अन्य वर्गों के साथ समानांतर लाकर के उनको प्रतिस्पर्धा में टिका सके। इसके लिए चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हो, चाहे वो 10वीं से सारे एक ऑर्डर में 10वीं के सारे स्कूलों को क्रमोन्नत करके सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया। इसी तरह से बाल का शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान का एक पहला राज्य है जहां बाल का शिक्षा के लिए सबसे नवाचार किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जहां जिस स्कूल में 500 बच्चियां होंगी उस स्कूल को बाल का महाविद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। मेरा खुद का गांव जहां बच्चियां 500 से अधिक थी, उसमें भी कन्या महाविद्यालय, कभी सोचा नहीं होगा उन गांव वालों ने, ऐसे कितने कन्या महाविद्यालय खोल दिए गए। 250 से अधिक महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए। इसी मौके पर मैं कहना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि शिक्षा के बिना जीवन में अंधेरा होता है। और जब भी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे माननीय गहलोत साहब, तब भी बताया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया था और बहुत सारे अभियान चलाए थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए 98 से लेकर आज तक 2022 के अगर इनके कार्यकाल का रिसर्च की जाए, शोध की जाए, मैं शिक्षक हूं, इसके नाते पढ़ता हूं, लिखता हूं, देखता हूं कि इन 24 सालों में 98 से लेकर के 2022 तक के 24 सालों में जितने नवाचार विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क के क्षेत्र में जो किए गए, और उसके बाद 2-3 और इंपॉर्टेंट जो काम किए गए, युवाओं को रोजगार। मैं समझता हूं राजस्थान पहला राज्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र में कैसे युवाओं को रोजगार दें। 1,29,000 लोगों को जो है सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं। 1 लाख के करीब जो है प्रक्रियाधीन है, जो जल्दी भर्ती होने वाली है, और 1 लाख आने वाले 22-23 के बजट में जो घोषणा की है वो प्रक्रियाधीन है। तो लगभग 3.5 लाख लोगों को
जो है सरकारी सेवा में नौकरी दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण काम भत्ते का, युवा बेरोजगार, यहां युवा साथी बहुत हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और लगभग केवल 150 करोड़ रुपए का उसमें बजट घोषणा का प्रावधान था। अब वो करीब करीब 1500 करोड़ रुपए बेरोजगारों को युवा भत्ता सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हर वक्त एक ही चीज जहन में माननीय मुख्यमंत्री जी की रहती है कि मेरे प्रदेश का कोई भी वर्ग, चाहे वो युवा है, चाहे हमारी महिला शक्ति है, चाहे किसान भाई है, किसानों के लिए जिक्र करना चाहूंगा, क्या नहीं किया। पहले किसानों का ऋण माफ किया, फिर जो है बिजली की दरों को फ्री करके कि किसानों के लिए 1000 रुपए महीने अनुग्रह राशि, 12,000 रुपए साल का अनुदान, और उसमें एक सुविधा और दे दी गई कि अगर किसी का बिल 500 रुपए आता है तो वो उस बिल को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकता है, कुल 12,000 रुपए का। और भाजपा सरकार ने, अगर आपको ध्यान हो, तो केवल 800 कुछ रुपए का जो है 57 या 87 रुपए का जो अनुदान दिया था। इसी तरह से डोमेस्टिक जो हमारे उपभोक्ता हैं, घरेलू जो उपभोक्ता हैं बिजली के क्षेत्र में, 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, 50 से 100 तक 3 रुपए का अनुदान, और 100 से ऊपर 150 तक 2 रुपए का अनुदान दिया, और ऐसे करीब करीब लाखों परिवारों का जो है बिजली का बिल शून्य हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा नवाचार जिसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने की थी। कोरोना का ध्यान होगा आपको, पूरी देश और दुनिया लड़ रही थी, हजारों मौत हो रही थी, कि राजस्थान में एक ऐसा प्रबंधन किया आप सब लोगों के सहयोग से। बाबा शाह को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन वो सोच किसकी थी? माननीय मुख्यमंत्री जी की। 500 BCs के माध्यम से खुद कोरोना पीड़ित हो गए, लेकिन उन्होंने एक जहन में हमेशा लक्ष्य रहता है कि चाहे मेरे को कितनी भी कठिनाइयां हो, चुनौतियां हो, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, स्पेशली प्रदेश का हर व्यक्ति जो है महफूज होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। 500 BCs के माध्यम से कोरोना का प्रबंधन किया, और कोरोना के साथ साथ मानव जीवन को बचाया। और लंपी बीमारी और आ गई, ये बड़ी एक चुनौती आ गई, उसको भी लेकर के लगातार अभी 3 लगातार BC की हैं, और उसके माध्यम से दवाइयों के लिए करीब करोड़ रुपए जो है आवंटित कर दिए गए। भामाशाहों को, गौशाला संचालकों को, दानदाताओं को, सारे विभाग को मुस्तैद कर दिया है। किसी भी गौ वंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। गौ वंश बचाओ अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह से राजस्थान वो पहला प्रदेश है, मुझे ध्यान है सर मंत्री होने के नाते, जब भारत सरकार ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहली पहल करते हुए 3300 जिलों में खोलने के लिए जो है कहा, अनुरोध किया देश की सरकार को। और राजस्थान उन लोगों में से है कि 30 जिलों में सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। 3 के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि जालौर, राजसमंद और जो है एक उसमें 3 रह गए, वहां भी जो है मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, क्योंकि निरोगी राजस्थान का जो संकल्प दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे ध्यान है कि प्रदेश के लोगों का अधिकांश खर्चा या तो शिक्षा के ऊपर होता है या स्वास्थ्य के ऊपर होता है। मैं जानता हूं, गांव से मैं भी बिलोंग करता हूं, जब किसी घर में बीमारी घर कर जाती है, किसी परिवार में जब बीमारी आ जाती है, तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारी बहनें अपना जो जेवर है गिरवी रख देते हैं, खेत गिरवी रख करके साहूकारों से पैसा लेकर के इलाज कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, देश और दुनिया की एक महत्वपूर्ण योजना, 10 लाख का बीमा निःशुल्क और 5 लाख रुपए का बीमा जो है दुर्घटना बीमा दिया गया है। और उसमें भी एक कदम और आगे बढ़ाया अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जब फीडबैक आया, माननीय मुख्यमंत्री से लोग मिले कि सर किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, बीमारी का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक आदेश और निकाल दिया कि 10 लाख का जो बीमा हुआ है उसमें से अगर 5 लाख रुपए खर्च होता है, 5 लाख रुपए बच जाता है, तो 5 लाख रुपए को सुरक्षित रहेगा, और जितना भी खर्चा उस बीमारी के ऊपर होगा, चाहे 10 लाख का है, चाहे 15 लाख का है, उसको राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है रियम्बर्स किया जाएगा। ऐसी योजना देश और दुनिया में नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे आज कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, क्यों ये बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ऐसी अभिनव योजना है। आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी जो संकल्प है निरोगी राजस्थान का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप आगे आए। कोई भी परिवार, कोई भी आपका मित्र, कोई भी व्यक्ति इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं हो पाए। इसके लिए प्रशासन के द्वारा भी हमारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट भी जो है काफी आयोजन कर रहा है, कैंप लगा रहा है। जिला प्रशासन से भी हमने निर्देश दिए हैं किस तरह के कैंप लगाए जाएं, बहुत सारी चीजें। और आज वक्त है वन का। आप जानते हैं राजस्थान
रेगिस्तान प्रदेश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आवाज भी उठाते हैं, चाहे वो नहरों को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृत करने का मामला हो, चाहे ईआरसीपी को स्वीकृत करने का मामला हो, जहां 10% भूमि हमारी लैंड की आती है, भूभाग का प्रदेश है। आए दिन ये तो भगवान को मैं शुक्रिया देना चाहूंगा, इंद्र भगवान को। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इंद्र देवता जी की बड़ी मेहरबानी हुई है, क्योंकि जोधपुर का प्रभारी मंत्री होने के नाते जब मैं घूमा था तो लोगों ने कहा था ये तो हमारे लिए वरदान है। निश्चित रूप से थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ सड़कें खराब हो जाती हैं, कोई परेशानी हमारे शहर के लोगों को आती है आवागमन की, लेकिन इस रेगिस्तान के लिए, इस राजस्थान के लिए तो बरसात वरदान होती है। उस रूप में ये मौसम ऐसा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और उस रूप में आज जो श्री हमारी कैलाश सांकला जी की स्मृति में इस पार्क का, इस वन का, इस फॉरेस्ट एरिया का जो उद्घाटन शिलान्यास आप माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, वो एक इस जोधपुर की सरदारी को एक ऐसी अवनव देन है कि यहाँ के लोगों को, बल्कि बाहर से आने वाले हमारे फॉरेन टूरिस्ट, क्योंकि पर्यटकों की भूमि है, राजस्थान सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, उसके लिए भी बहुत मिलेगा। और अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा भाइयों, और इसलिए मन में अफसोस भी रहता है, पीड़ा भी रहती है, कि मैं समझता हूं, कल भी मैंने ये चीज कही थी, बार बार रिपीट करता हूं, मैं गांव में भी जाता हूं तो भी कहता हूं कि इस जोधपुर की, इस मारवाड़ की भूमि को अगर किसी ने पहचान दिलाई है इस देश के नक्शे पर, विश्व के नक्शे पर, तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिलाई है। क्योंकि मैं तो शिक्षक रहा हूं 82 से टीचर रहा हूं, 98 से पहले का जोधपुर और आज का जोधपुर, आप खुद एनालिसिस कर लें, खुद मूल्यांकन करें, निर्णय आपके हाथ है। इसी शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और विशेष रूप से वन विभाग का, हेमाराम जी का और इन लोगों का कि मुझे यहां मौका दिया गया, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे बोलने का समय दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत आभार। हम लोग वही है जो पेड़ों को देवता मानते, जल को देवता मानते, वायु को देवता मानते, तमाम वो चीजें जो कुदरत ने हमें दी है वो हमारे सामने देवता तुल्य है। उनकी रक्षा करें, उन्हें बढ़ाएं, उनका मान और सम्मान करें, हरे वृक्षों की कटाई बिल्कुल नहीं करें। निवेदन कर रहा हूं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार हेमाराम जी चौधरी पधारे मंच पर। अगर तालियां इसमें हो जाती है चौधरी साहब के यहां आगमन पर तो अच्छा भी लगेगा। आज 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 के अवसर पर पदर श्री कैलाश सांकला स्मृति वन वेरी गंगा के इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, इस जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष जी गर्ग साहब, एमएलए महेंद्र जी बिश्नोई साहब, मनीषा जी पवार साहब, कृष्णाराम जी बिश्नोई, महापौर कुंती जी, संगीता जी बेनीवाल साहब, बद्री जी साहब, रमेश जी बोराना साहब, उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सभी प्रबुद्धजन और मेरे वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के शिलान्यास की अनुमति प्रदान की और शिलान्यास के लिए आप स्वयं पधारे, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरी ओर से, मेरे विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये सौगात जोधपुर जिले को दी है, उसके लिए मैं मेरी ओर से, विभाग की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वन विभाग ये 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर आप सबका
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वन विभाग, राजस्थान के अधिकारियों एवं वन कर्मचारियों के द्वारा गत 2 वर्षों में कोविड की महामारी के बावजूद भी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए इस विभाग के जो कार्यक्रम है, पेड़ पौधों का जो लगाना है, उनका संरक्षण करना है, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, कोई कोर कसर न छोड़ी। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जलवायु परिवर्तन आज बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे पूर्वजों द्वारा पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करते हुए हमने प्राणों की आहुति दी। खेजड़नी मेला उनकी यादगार में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारे उन लोगों ने इन पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए। इससे ज़्यादा कोई मिसाल और कहीं दुनिया में हो नहीं सकती। इसलिए हमारे सुंदर भविष्य के लिए आदर्श पर्यावरण उपलब्ध कराया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वन विभाग कृत संकल्प है। हमारे वन विभाग के प्रमुख शासन सचिव और ऑफ साहब और दूसरे सभी विभाग के अधिकारी इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं और जो दायित्व हमारे को सौंपा है मुख्यमंत्री जी ने, उसको ठीक के निभाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वन विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि पेड़ पौधे, जलवायु, पर्यावरण, ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जलवायु सही नहीं होगी तो बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो क्या स्थिति होगी। जब जब भी अपने प्रदेश में अकाल पड़े हैं, प्रदेश की स्थिति को आपने देखा है किस प्रकार भयंकर अकाल पड़े। 25 26 पूर्व में सपना काल भी सुनते हैं हम लोग, उसमें अनाज खाने को था नहीं, लोगों को खेजड़ी के छोड़े खाने पड़े थे। लेकिन अब जब कभी प्रकृति रूठ जाती है, इंद्र देवता रूठ जाते हैं, तो अकाल पड़ता है, तो उस समय सरकार ने इतना प्रबंध कर रखा है, अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। ये सब किसानों की मेहनत की बदौलत वजह से। और बरसात भी अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा होती है। कभी कभार अकाल पड़ते हैं, पहले लगातार कई वर्षों तक अकाल पड़ते थे। इसका कारण जलवायु का परिवर्तन होना, पेड़ पौधों का। पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, ये जो खेजड़ली में शहीद मेला, इसका साक्षात्कार हमारे सामने है। तो इन पेड़ पौधों की वजह से ही आज बरसात होती है, अन्न का उत्पादन होना है। आज देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, अनाज के भंडार बढ़े पड़े हैं। तो यह सब जलवायु की वजह से है। इस साल पूरे प्रदेश में अच्छी बरसात हुई है। इस अच्छी बरसात की वजह से हमारे विभाग को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगा पाएंगे। पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम वृद्धि स्तर पर चल रहा है। हमारे विभाग के प्रमुख शासन सचिव, ऑफ साहब और दूसरे नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो इस काम में मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध होगा तो बरसात की जो कमी है रहती है कभी कभार, तो वो भी नहीं होगी। इस साल जिस प्रकार की बरसात हुई औसत से ज़्यादा, आने वाले समय में भी उसी प्रकार औसत से ज़्यादा बरसात होगी, ये मैं मान करके चलता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस विभाग के लिए जो काम किया है वो बेमिसाल है। अभी आज ही यहाँ पर ये जो लव कुश वाटिका और बोटोनिकल गार्डन का शिलान्यास किया गया है, आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ जनता को मिलेगा। लोग वन विभाग को बहुत कम आंकते हैं,
कम समझते इसके महत्व को, लेकिन मैं समझता हूँ वन विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है। अगर वन नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमें खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा। तो सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वन विभाग के जो भी प्रस्ताव बजट के समय हमने प्रस्तुत किए उनको तत्काल स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग है। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद और सहयोग से हमारा विभाग ऊंचाइयों को छुएगा, काम करेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके निर्देशानुसार हम इस विभाग के माध्यम से पर्यावरण को बहुत ही शुद्ध बनाएंगे, जिससे से ज़्यादा अपने इस क्षेत्र में बरसात होगी। वन विभाग द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। उन सारी योजनाओं के बारे में वन विभाग का पूरा लेखा जोखा मैं यह प्रस्तुत करूँ, इतना समय नहीं है क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी को ही सुनना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच में मैं अपना अधिक समय नहीं लेकर के यही कहना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस 75 वर्ष में इस देश ने जो प्रगति की है वो अपने आप में भी मिसाल है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने इस प्रदेश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जो काम किया है वो भी बेमिसाल है। आज यहाँ पर इस बेरी गंगा में कुछ जमीन के डाइवर्जन का मामला था, वो फाइल थी मेरे पास आई थी, मैंने मुख्यमंत्री जी का आदेश था, निकाल दिए है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को उससे आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। आपका जो भी आदेश होगा, आपके यहाँ का जोधपुर का मुख्यमंत्री का जो भी आदेश होगा, हमारा विभाग आपके आदेशानुसार काम करने की कोशिश करेगा। और मेरे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी जी जान से इस काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, वातावरण शुद्ध नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो खाने को अनाज नहीं मिलेगा, और खाने को अनाज ही नहीं मिलेगा तो मनुष्य का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वन विभाग बहुत ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण विभाग है, और इस महत्वपूर्ण की जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मैं ठीक से आप सब लोगों के सहयोग से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से निभाने की कोशिश करूंगा। यही मैं आप लोगों को इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहता हूं, और जो भी जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनके कर कमलों से ये कार्यक्रम हुआ। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहेगा। पूर्व में मिलता रहा, आज भी मिल रहा, आगे भी मिलता रहेगा। तो हमारा विभाग मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करके ऊंचाइयों को छुएगा। और जो हमारे यहाँ पर अकाल की छाया हमेशा छाई रहती है, इस वन विभाग में उसकी बहुत बड़ी मदद है। पेड़ पौधे लगने से ये अकाल भी भाग जाएगा। कभी आप सोचोगे नहीं, जैसलमेर जिला जिसमें कभी बरसात होती ही नहीं थी, 10-10 साल के बच्चे हो जाते थे, बरसात आती थी, वो अचरज महसूस करते थे ये क्या चीज़ है। लेकिन आज जैसलमेर जिला भी हरा भरा हो चुका है, पश्चिमी राजस्थान आज हरा भरा है। ये सब वन विभाग में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, उससे ये हो रहा है। समय की कमी में अधिक नहीं बोलते, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, सहयोग से हम जो हमारे ऊपर अकाल की छाया मंडराती रहती है उसको भी भगाने में हम कामयाब होंगे। ये प्रदेश है, ये राजस्थान और ये जोधपुर डिवीजन, इसको हम हरा भरा बनाएंगे, जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आए। धन्यवाद। जय। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार हेमाराम जी चौधरी साहिब। कल जो समारोह था, संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला, जिनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया, वहां पर एमएलए लूणी
विश्वेश साहब ने कुछ मांगा, स्टेडियम मांगे, बच्चों की सुविधाएं मांगी, हाथों हाथ सैंक्शन हुई। चांदना जी ने जो मांगा हाथों हाथ सैंक्शन हुई। गर्ग साहब ने जो मांगा जोधपुर के लिए वो सब कुछ सैंक्शन हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री जो देते हुए नहीं थकते हैं, चाहे जितना मांग लो, मांगने वाले चाहे थक जाएं लेकिन देने वाला कभी थकता नहीं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहा हूं, पधारे मंच पर और कहें अपने दिल की बात। तालियां थोड़ी और मिल जाए। आज हरा भरा दिवस है, सबका मन हरा है। हमारे वन पर्यावरण मंत्री और इस समारोह के अध्यक्ष हमारे साथी इमाराम चौधरी साहब, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी जी, लूनी के विधायक महेंद्र बिश्नोई जी, विधायक जोधपुर शहर मनीषा परमार जी, लोहाट के विधायक कृष्णाराम जी बिश्नोई, मेयर साहिबा कुंती परियार जी, संगीता बेनीवाल जी, रमेश बावना जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला प्राधिकरण, हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम धाकड़ साहब, सलीम खान साहब, नरेश जोशी जी जिला अध्यक्ष, अयूब खान साहब, विक्रम बिश्नोई जी उप प्रमुख साहब, सुनील परियार जी रिको के डायरेक्टर, जसवंत सिंह कछवाहा जी, यहाँ DN पांडे साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अग्रवाल जी और तमाम वन विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित विभिन्न एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, पर्यावरण प्रेमी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद आया कि स्वर्गीय कैलाश सांगला जी के नाम से ये जो आज कार्यक्रम है पद्म श्री कैलाश सांगला स्मृति वन बैरी गंगा फंड वन खंड, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि इसका 20 करोड़ की लागत से हमने स्मृति वन बनाने की घोषणा की थी। मैंने बजट के अंदर उससे आप समझ सकते हैं कि बजट में घोषणा होना पद्म श्री कैलाश सांगला के नाम से, उसका भी अपने महत्व होता है। कैलाश सांगला कोई मामूली हस्ती नहीं थी। वो पर्यावरण के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे और इंदिरा गांधी जी ने उनकी क्षमता को पहचाना 70 के दशक के अंदर, जब टाइगर लुप्त हो रहे थे देश से, तब उनको बुला के बातचीत करी और उनको उनके सुझाव लिए और उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज से, जो उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सर्वे किया था, उसके आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का सुझाव दिया भारत सरकार को, इंदिरा जी को, और उनको पहला डायरेक्टर बनाया गया। उसका परिणाम है कि आज टाइगर पूरे देश के अंदर जिस संख्या में बढ़ रहे हैं, वो आप समझ सकते हो कि राजस्थान में हमारे देखते देखते 100 टाइगर हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में वो हमेशा जीवन पर्यंत विभाग में काम करते रहे और जो मान सम्मान विभाग के अंदर उनका आज भी बना हुआ है, ये मैं समझता हूँ अपने आप में उनकी जो प्रतिभा थी उसको रिकॉग्नाइज करने वाली बात है। मेरा संबंध भी उनसे बचपन से था। मैं उनके दिल्ली जू के डायरेक्टर थे वो, तब मैं रुका था उनके घर पे।
और मुझे याद है वो टाइगर पालते थे, एक टाइगर पाला हुआ था उनका खुद का, और ये टाइगर को पिंजरे से लाया गया घर पे। तो हम तो छोटे बच्चे थे, रानू साहब और सब साथ थे, पूरा परिवार। तो हम लोग चकित रह गए, टाइगर हमारे पास बैठा हुआ, पता नहीं क्या कर देगा। वो अलग तरह का अनुभव था। तो उन्होंने उस टाइगर को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, इतना उनको टाइगर से प्रेम था। राजस्थान में भी उनकी बहुत रुचि थी। और मैं समझता हूँ कि जो पर्यावरण का महत्व अभी हेमाराम चौधरी बता रहे थे आपको, इसको पूरे नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बिना पर्यावरण के प्रकृति साथ नहीं देती है। पर्यावरण अच्छा होगा, प्रकृति का ध्यान रखेंगे हम लोग, ये पूरी जो हवा मंडल है बायोडाइवर्सिटी का, उसको मेंटेन रखेंगे, तब जाकर के ये जीवन जो है धरती पर वो काम रहेगा। अभी मुझे ये संगीता बेनीवाल कह रही थी, केदारनाथ बद्रीनाथ में जो त्रासदी आई थी, कितने भयंकर त्रासदी आई थी। मैं भी 3-4 दिन जाके रहा वहाँ पर, कितने लोग मारे गए, जोधपुर के कई लोग बह गए, हमारे जयराम चौधरी वकील साहब थे वो बह गए। तो आप कल्पना करो, प्रकृति से छेड़छाड़ करना मनुष्य के लिए उचित नहीं माना सकता। ये जो कैलाश सांगला जी के नाम के जो वन स्मृति भवन बन रहा है, इसका अपना एक अलग महत्व होगा। इको टूरिज्म के नाम से लोग यहाँ देखने आएंगे, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। जयपुर में बन चुका है एक, उसी स्टाइल से, उसी जो उनके माध्यम से इसको बनाया जा रहा है। और कम्युनिटी, अलग अलग जो कम्युनिटी, जो समाज है, संगठन है, एनजीओ है, उन सबको इन्वॉल्व किया गया है। ये जो पेड़ लग रहे हैं वो खुद अलग अलग संस्था वाले लोग लगाएंगे, तो एक भागीदारी होगी पब्लिक की भी, तब पेड़ भी मैं समझता हूँ कि वन विभाग के कर्मचारी तो हमेशा ध्यान रखते ही रखते हैं, उनकी ड्यूटी है। परंतु अगर सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लो तो उसके बाद में वो काम सफल होकर ही रहता है। मुझे खुशी है कि यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, वो भागीदार बनने जा रहे हैं अधिकांश लोग इस काम के अंदर, इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 7-8 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि एक ऐसा स्पॉट नया पैदा होगा जोधपुर के अंदर, जहाँ टूरिस्ट आएंगे देश के विदेश के। यह एग्जीबिशन लगी रहेगी जो पूरे प्रदेश के अंदर जो पर्यावरण के रूप में प्रकृति के कारण के क्या काम कर रहे हैं हम लोग, उसको बताने का अवसर मिलेगा और एक टूरिस्ट सेंटर बन पाएगा। प्रकृति गोद में ये हो रहा काम। और हमने भी, सरकार ने भी बॉटनिकल गार्डन भी 5 करोड़ की लागत है यहाँ पर, अभी आपके सामने मैंने उसको लॉन्च किया है। और लवकुश वाटिका जो है हर जिले में बनाई जा रही है, हर जिले में। कायलाने के वहाँ पे लवकुश वाटिका के नाम से बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं। इस रूप में मैं समझता हूँ कि जो काम हाथ में लिया गया है, और मुझे कहते खुशी है कि स्टेट गवर्नमेंट की रुचि इसमें उसी रूप में है जो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई बार विदेशी मुल्कों के लोग भी सहयोग करते हैं, क्योंकि पर्यावरण आज पूरी दुनिया का चिंता का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा रियो के अंदर होता है सम्मेलन, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति इकट्ठे होते हैं और क्या चिंता करते हैं? पर्यावरण की चिंता करते हैं। दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ताप बढ़ता जा रहा है, दुनिया चिंतित है उससे। और मुझे खुशी इस बात की, गर्व भी होता है, इंदिरा गांधी वो नेता थी दुनिया के अंदर जो सबसे पहले इस खतरे को पहचाना।
उस जमाने में वो बात करती थी पर्यावरण की, जब लोग बात करते नहीं थे, दुनिया के मुल्क बात नहीं करते थे। जब इंदिरा गांधी वो मान नेता थी जो हमेशा पर्यावरण प्रदूषण की बात किया करती थी। और आज तो दुनिया भर के मुल्क सब आके बैठते हैं, चिंता करते हैं, कई तरह के कानून पास करते हैं, नियम बनाते हैं, सलाह देने का काम करते हैं दुनिया भर के लोगों को, और इन्वेस्टमेंट भी करने लगे हैं। तो आज जो आप लोग आए हो, ये प्रोग्राम मामूली प्रोग्राम नहीं है। मुझे डीएन पांडे बता रहे थे, हमारे पीसीएफ, कि 50,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है, स्टेट फंडिंग से किया गया है। आप सोच सकते हो इतना महत्व पेड़ों को लगाने का सरकार दे रही है, स्वयं भी दे रही है। और मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई साधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि सरकार का कुछ का कमिटमेंट है। और हिमाराम चौधरी जैसे समर्पित और प्रतिबद्ध मंत्री बने हैं, तो जैसा उन्होंने कहा, जो वन विभाग के कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, साधनों की कमी नहीं आएगी। आपका कर्तव्य है, आपका धर्म भी है, आप वन विभाग में काम करते हैं। हमारी शिकायतें पॉलिटिशियन की रहती है आप लोगों से, और हमारा मानना है कि आप लोग बहुत तंग करते हो लोगों को, पर फिर भी जो है आप तंग नहीं करते हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। आपका फर्ज यही है, फॉरेस्ट की रक्षा करें, पर्यावरण शुद्ध हो, प्रदूषण नहीं फैले, आपका काम यही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ये साइकिल चलती है तब जाकर ये जीवन प्रतिबद्ध रहता है। इसको मैं पैसा नहीं गा सकता है। खिजड़ी मेला लगता है हर साल। अभी महेंद्र विष्णु उठ के मेरे पास आए और कहने लगे, साहब की सड़कों के जो चौड़ी हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो पेड़ कटने नहीं चाहिए। आजकल मशीन आ गई है पेड़ को शिफ्ट करने की, बिना कटे हुए पेड़ निकाल के जड़ों से वो शिफ्ट हो सकता है। तो महेंद्र विष्णु ही क्योंकि खेजड़ी से संबंध रखता बचपन से ही, अमृता देवी का नाम सबकी जुबान पर है, किस प्रकार से उस जमाने में किस प्रकार वृक्षों बचाने के लिए, वृक्षों बचाने के लिए अगर 300 से अधिक लोग कुर्बानी दे दे, साथ दे दे, तो आप सोच सकते हो कि उस जमाने प्राचीन काल से ही वृक्षों का महत्व रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। इसलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम कैसे वनों की रक्षा करें, वृक्षारोपण करते जाएं, पेड़ लगाते जाएं। मुझे याद है इमरजेंसी के वक्त में जब संजय गांधी ने एक प्रोग्राम दिया था, उसमें वृक्षारोपण का प्रोग्राम था। आज जो आपको ये वृक्ष दिख रहे हैं हिंदुस्तान भर के अंदर, आप जयपुर से जोधपुर आते हो या जयपुर से कहीं जाते हो, तो रास्ते भर जो आपको बड़े बड़े वृक्ष दिखते हैं, वो उस वक्त पहली बार वृक्ष लगाए गए थे रेगिस्तान के राजस्थान के अंदर। आज वो बड़े बड़े वृक्ष बन गए, छाया दे रहे हैं और पर्यावरण को शुद्ध भी कर रहे हैं। तो व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी कोर्सेज के अंदर तो ये पर्यावरण वगैरह के विषय हैं, कॉलेज के अंदर बच्चों से ही इसके बारे में, इसका क्या महत्व है, पर्यावरण का, फॉरेस्ट का क्या महत्व है, बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है, ये तमाम बातें हमें बचपन से ही पढ़े जानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिशा में हमारे प्रभारी मंत्री जी बात करेंगे और इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसमें हम कमी नहीं आने देंगे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है ये बन रहा है, 250 हेक्टेयर सेक्टर बन रहा है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला हुआ है। राजस्थान में 3 जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान बन गए। राजस्थान कोई कम नहीं है। देखिए आज टूरिस्ट जो आता है दुनिया का, कई मुल्कों की तो पूरी इकोनॉमी जो होता है, पूरे मुल्क की अर्थव्यवस्था ही चलती है, टूरिस्ट पे चलती है। ऐसे मुल्क है दुनिया के अंदर, छोटे छोटे मुल्क। हमारे मुल्क में भी जो टूरिस्ट आता है, हर तीसरा टूरिस्ट राजस्थान आता है। राजस्थान में हेरिटेज
की कोई कमी नहीं रही है राजस्थान में, प्रकृति की कमी नहीं है, वन जीवियों की कमी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जितना हम लोग टूरिस्ट लाएंगे उतना राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो राजस्थान में सरकार ने संकल्प कर रखा है और आगे के बाद पहली बार मैंने 1000 करोड़ रुपए रखा है टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। आप सोच सकते हो उसका क्या महत्व हो सकता है। इस प्रकार से आज हिंदुस्तान एकमात्र देश है दुनिया के अंदर जहां टाइगर भी है और लॉयंस भी है, और जगह नहीं होता रहा। एकमात्र देश है हिंदुस्तान जहां आपको गिर में मिलेंगे लॉयंस, गुजरात के अंदर और भी कई जगह टाइगर मिलेंगे जगह जगह पर। तो इस बात को दुनिया जानती है। उसी रूप में हमने भी क्या किया, पिछले कार्यकाल में जब आपके मैं आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था तब मैं राजस्थान जैविक विविधता नियम बनाए थे हम लोगों ने 2010 के अंदर। इस बार हमने इको टूरिज्म की पॉलिसी बना दी है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही, किस दिशा में जाना चाहती है। और वृक्षारोपण 1.24 लाख हेक्टेयर में किया गया वृक्षारोपण राजस्थान के अंदर 19-20 से अब तक। जब तक नई सरकार आई है तब से हमने इस काम का वृक्षारोपण बहुत बड़े रूप में किया है, अपने साधनों से भी किया है। बॉर्डर होमगार्ड का भी बहुत बड़ा सहयोग ले रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और तो और जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंजेज, उसका अलग से निदेशालय बना दिया गया राजस्थान के अंदर। तो टोटली जो है इस रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे कि बॉटनिकल गार्डन है मंडोर के अंदर 35 हेक्टेयर में, वो विकसित करने का योजना बनाई हम लोगों ने। सभी संभागों में है। जालना डूंगरी में जो एक फॉरेस्ट का उद्यान बना है उसी पैटर्न पर सब संभागों में बनाने की बात की जा रही है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जैसे मैंने अभी कहा कायलान की बात, 25 हेक्टेयर में हमारा लव कुश वाटिका बनेगी। तो जोधपुर के अंदर भी हम चाहते हैं कि हम पीछे नहीं रहें और जोधपुर के अंदर सभी क्षेत्रों में जोधपुर जो प्रगति कर रहा है उसमें पर्यावरण के क्षेत्र में ये आपके वन जीवियों के क्षेत्र में, उसमें हम लोग क्या प्रगति कर सकते हैं। क्या हम लोग कायलाने के अंदर हमने शिफ्ट कर दिया जू, आज उसका कितने टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर और कितनी खुली जगह पे वो शानदार जगह बन गई है। तो अभी जब सुभाष गर्ग जी कह रहे थे कि जोधपुर में मुझे आपने 40 साल पहले बनाया मेंबर पार्लियामेंट आज से, वो दिन और आज दिन 42 साल हो गए करीब। 42 साल में जो कुछ भी, आज पहले 2 गाड़ी चलती थी, एक तो दिल्ली मेल और एक आगरा फोर्ट। आज ब्रॉडगेज आ गई, कितनी गाड़ी चलती मुझे नहीं मालूम है। हिंदुस्तान भर से हम जुड़ गए। इंदिरा गांधी कैनाल का पानी यहाँ पर आ गया, एयरपोर्ट से हवाई जहाज आने लग गई, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आपके पेरीफेरी के अंदर रोड बन रही है, और जो संस्थाएं आई है वो बेमिसाल है हिंदुस्तान में। मैं कल भी कहा, मैंने सुमेर हासिन स्कूल के अंदर, हिंदुस्तान में एकमात्र शहर जोधपुर है जहाँ सारी प्रतिष्ठित संस्थाएं एक साथ मिलेगी, एक साथ मिलेगी। IIT यहाँ पर, एम्स यहाँ पर, निफ्ट यहाँ पर, लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी यहाँ पर, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर। और अभी हम 600 करोड़ रुपए की लागत से यहीं इसी रोड पर, नागौर रोड पर 600 करोड़ की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी ला रहे हैं। चाहे वो इंस्टीट्यूट बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी। जो IT सेक्टर में जो लोग समझते हैं, नौजवान बच्चे, वो जानते हैं कि फिनटेक यूनिवर्सिटी का मायने क्या होगा। डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जगह जगह पर, जिससे कि हमारे राजस्थान के छात्रों को IT सेक्टर में बढ़ने का, हर कोर्स करने का मौका मिले। राजीव गांधी का जो सपना था 21st सेंचुरी में, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए। मोबाइल फ़ोन में देखिए आप, एक मोबाइल फ़ोन में दुनिया मुट्ठी में हो गई है। दुनिया भर की जानकारियाँ आपके पास में। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है
वो पावरफुल है। तो नौजवान हमारे जो हैं अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि उनका परिवार, उनका समाज वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज बिना पढ़े के कुछ भी नहीं है। आईटी का जमाना है और आईटी के जमाने के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो जाके फ्यूचर जो है आपका बहुत ब्राइट है। अंग्रेजी स्कूल खोल लगे हम लोग गाँव के अंदर। अंग्रेजी स्कूल में इतनी भीड़ पड़ रही है बच्चों की, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन देने के लिए। गांव वाले समझ गए हैं कि अंग्रेजी का महत्व आज बन गया है। जो अंग्रेजी जानता है, आईटी जानता है, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जानता है, तनख्वाह लाखों में होती है उसकी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही। कोरोना आया था, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे रहा। इस प्रकार सेवा करी, ऑक्सीजन से किसी को नहीं मरने दिया राजस्थान के अंदर। जबकि बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए थे। 3 घंटे की ऑक्सीजन बचती थी, 2 घंटे की, 1 घंटे की, खत्म हो गए, लोग मर गए। यहाँ हमने जो संघर्ष किया, जिस रूप में किया भारत सरकार से कन्विंस किया, उनको मंत्रियों को भेजा, मैंने कुछ भी किया हो, दवाई मंगाई चार्टर प्लेन करके बॉम्बे से, 1 दिन में देरी नहीं होनी चाहिए। फ्री इलाज किया, 40-40 हजार इंजेक्शन फ्री किए। तो गवर्नेंस देने में मैं समझता हूं कोई कमी नहीं रख रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर। उसी रूप में ये जो चिरंजीवी योजना आई है, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा सबसे, कृपा करके एक परिवार भी छूटे नहीं इससे। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया है। बीमे की प्रीमियम सरकार भर रही है, खाली जो पैसे वाले हैं उनके 850 रुपये ले रहे खाली। आप बताइए, पूरी प्रीमियम सरकार भर रही है, 10 लाख का बीमा है। और मैंने कल बताया 10 लाख मैंने 5 लाख मान लो इलाज में खर्च कर दिया आपने, 5 लाख बचे हुए हैं। और बीमारी दूसरी आ गई जहाँ 10-15 लाख रुपए लगते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट आ गया, लिवर ट्रांसप्लांट आ गया, उसका 10-15 लाख भी सरकार अलग देगी आपको। तो आपका कोई इलाज फ्री होगा पूरा। और तो और 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा साथ में है। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, पानी में डूब जाते लोग बाग तो 5 लाख मिल रहे हैं उनको। कोई पड़ गया, कहीं गिर गया, मर गया, उनको 5 लाख मिल रहे हैं। उसी चिरंजीवी योजना के अंदर एक्सीडेंट का बीमा भी साथ में है। कहने का मतलब यह है कि इतनी शानदार योजना बनाई जो दुनिया में कहीं नहीं होगी मेरे ख्याल से, संभवतः दुनिया के मुल्कों में नहीं होगी कहीं पे भी, और हिंदुस्तान में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को रिक्वेस्ट करी है, आप सोशल सिक्योरिटी के नाम से पूरे देश में राजस्थान मॉडल जो बना है हेल्थ में, राइट टू हेल्थ, सबको अधिकार है स्वस्थ रहने का, और सरकार का धर्म बनता है उनकी मदद करने का। कितना महंगा इलाज है, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख बिल बन जाते हैं प्राइवेट के अंदर। दे सकता आदमी, गहने बेच देता है, घर बेच देता है, भाई माँ बाप की सेवा करो, बचाओ इनको। मालूम है को बचेगा नहीं, तब भी करते हैं। हमारा अच्छे संस्कार है ये। तो हम लोगों ने तजवीज की है कि हम पूरा बीमा करके उनको इमदाद करेंगे। इस प्रकार कई स्कीमें बनाई गई है। अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको उसके प्रचार, आप सब जानते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पर सरकार एक के बाद एक जो संस्था लेके आई जोधपुर के अंदर, और अभी ऑडिटोरियम बन रहा है शानदार वहां पे 65 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास में। हर क्षेत्र में सरकार चौमुखी विकास कैसा जोधपुर का हो, ये प्रण जो 80 में आपने दिलवाया था मुझसे एमपी बना के, वही प्रण, वही संकल्प मेरा आज भी है। मेरी अंतिम सांस तक मैं जोधपुर वासियों की और राजस्थान वासियों की सेवा करूंगा, ये मैंने कहा है, और वही सेवा मैं कर रहा हूं। अनुभव मुझे मिला है जोधपुर जिले से, जो मैं अकाल सूखे में घूमता था, गांव-गांव में, शहरों की गलियों में घूमता था, कच्ची बस्तियों में घूमता था। जो मैंने ट्रेनिंग पाई है एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, वही मेरे काम आ रही है मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। वो अनुभव जो जमीन का है, गली का है, मोहल्ले का है, ढाणी का है, गांव का है, अकाल का, सूखे का, जब आप पूरे रास्ते को संभाल रहे हो, तो वो अनुभव मैंने जो प्राप्त किया था आपके बीच में, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में, वही मेरा आज काम आ रहा पूरे प्रदेश के अंदर। मेरी कलम उस गरीब के लिए चलती है, ढाणी के लिए चलती है, गांव के लिए चलती है,
जिसको सरकार की ज़्यादा जरूरत है। इस प्रकार से हम काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। आपके यहाँ लाइन लग गई है, पूरी संस्थाएं मंडोर से लगा के नागौर रोड पे आ रही है। ये संस्था कम नहीं, आईआईटी का सपना पंडित नेहरू ने बनाई थी सबसे पहले। आईआईटी देश के अंदर आजादी के बाद में IIM उदयपुर में खोला है, वो उन्होंने बनाया था। एम्स उन्होंने खड़ी की थी 56 के अंदर। दिल्ली में जंगल था जहाँ एम्स बनी है, एम्स बनी है। बताइए क्या नहीं है जोधपुर के अंदर, सब संस्थाएं आ गई है। निफ्ट आ गया, FDDI आ गई, यहाँ पर मसाला पार्क आ गया, तो कोई कमी नहीं है जोधपुर में, सब तरह की संस्था आई हुई है। बाकी अब सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, बरसात आ गई, सड़कें ठीक हो नहीं सकती, अभी अचानक लगे हुए उसके अंदर स्पेशल ग्रांट आपको दिला करके सड़कें ठीक करवाएंगे, पर टाइम लगता थोड़ा। मुझे मालूम है सड़कें खराब है, और सड़कें खराब बरसात में हो जाती है। डामर का और बरसात का बैर है, दुश्मनी है। तो हम चाहते हैं कि वो सड़कें भी ठीक हो। नगर पालिका की मेयर साहब बैठी हुई है, ये कहती मेरे पास साधन नहीं है, साधन की कमी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे निगम हो, चाहे JDA हो, चाहे सरकार, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल ग्रांट दे, पर जोधपुर में सड़कें ठीक करने के लिए हमने तय किया है, वो भी करवाएंगे। और धीरे धीरे जो आपके फीडबैक मिलता जाएगा मुझे। मैंने इस बार कहा है कि बजट जो इस बार मैंने किसानों के लिए अलग बजट दिया था। आपको मालूम है कि किसानों का अलग बजट देश में घोषणा ही मैंने करी थी पहले, और मेरी घोषणा करते ही तमिलनाडु की असेंबली आ रही थी, उन्होंने लागू ही कर दिया उसको। हमने भी लागू किया, यहाँ पर अलग बजट बना के डबल कर दिया हमने प्रोविजन धनराशि का। उसके अंदर कई तरह का सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से उनको इमदाद कर रहे हैं, DBT कर रहे हैं, 1000 रुपये कर रहे हैं। आज 47 लाख कंज्यूमर राजस्थान में है, क्योंकि 50 यूनिट खत्म कर दिए हमने, माफ कर दिए, निःशुल्क कर दिए। 47 लाख लोगों को आज बिल है वो शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है राजस्थान के, जोधपुर के अंदर, नहीं राजस्थान के अंदर। तो कहना चाहूंगा मैं कि जहाँ बस चलता है, महंगाई का जमाना है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। कोरोना के अंदर कमर टूट गई लोगों की, नौकरियां चली गई कई लोगों की। तो सरकार कर्तव्य है किस प्रकार से हम लोग आम जनता को रिलीफ दिलाएं। यही बात कहता मैं आपसे अंत में अपील करूंगा, ये जो आपका कैलाश सांकला वन स्पति प्रोजेक्ट बना है, इसमें आपकी भागीदारी रेगुलर नहीं चाहिए। जब मौका लगे आप आए यहाँ पर देखें, आपने जो पौधे लगाए हैं उनकी स्थिति क्या है, कोई जल गया तो नया लगा दें। जब तक सब मिलके हम करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, तब जाकर के आप ये शानदार जगह बनेगी। और मैं समझता हूँ पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा ये काम हो सकेगा जोधपुर के अंदर। यही बात करता हूँ, आप लोग सब पधारे सुबह सुबह, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। DN पांडे को, तमाम इनके शिखर अग्रवाल को, डिपार्टमेंट के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अभी बेली गंगा की बात थी, मंत्री जी ने कहा कि हमने उनको जो डाइवर्सन किया उसका पिछले टर्म से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाद में कुछ सरकार कर नहीं पाई, नई सरकार भी आ गई थी। सरकारें बदलने का नुकसान नहीं होता है, काम रुक जाता है। हम काम नहीं रोकते उनका, हमारा काम रोक दिया रिफाइनरी का। 40,000 करोड़ रिफाइनरी थी, वो 5 साल रुक गया, अब उसकी कीमत हो गई 70,000 करोड़ की हो गई। आप कल्पना कीजिए 40,000 में जो काम हो रहा था, 40,000 करोड़ का काम अब 70,000 करोड़ में होगा। ये गलत पॉलिसी है, सरकार डेमोक्रेसी बदलती रहती है, काम रुकना नहीं चाहिए, रोक देते हैं लोग पता नहीं क्यों। हमने अभी ERCP की योजना है वहां पर 13 जिले की राजस्थान में, वसुंधरा जी ने उसको शुरू किया काम को, हम रोक नहीं रहे उसको। हम तो केंद्र से मांग करें, जो वादा किया प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, वो पूरा करो। वो लड़ाई हमारी अलग चल रही है, वो आपको मालूम है, पर काम रोक नहीं रहे हम लोग। 9,000 करोड़ रुपये रखा मैंने, 13 जिले में पीने के पानी का संकट है वहां पर। आपके यहाँ इंदिरा गांधी की कैनाल आ गई, आप आराम में हो गए, जोधपुर है, पाली है, आर पार के बाड़मेर है, सब जगह आराम है। पर 13 जिले में पीने का संकट है पानी का। जयपुर राजधानी में संकट रहा है, अजमेर में 7 दिन तक पानी नहीं आता था, बिसलपुर नहीं बना तब तक। तो सरकार की ड्यूटी है कि हम वो काम करें जो कि जनता को राहत दिलाए।
तो हम काम रोकते नहीं है, वरना वो भी योजना अगर रोक दिया काम तो 5-10 साल में पता नहीं कितनी कॉस्ट आ जाएगी उसकी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की भी। हम नहीं रोकेंगे काम को। 9,000 करोड़ हमने सैंक्शन किए हैं। हालांकि भारत सरकार ने पता नहीं क्यों रोकने के लिए कह दिया उस काम को। मंत्री जी हमारे जोधपुर के बड़ी समझ के परे हैं, उनको आगे बढ़ के उल्टा सहयोग करना चाहिए राजस्थान को। काम रुक गया वहां पर, काम रोकने का कह रहे हैं। हमने कहा पानी विषय राज्यों का होता है, केंद्र सरकार नहीं कह सकती काम रोकने के लिए हम काम रोकेंगे नहीं, हम काम आगे बढ़ाएंगे, कह दिया मैंने। ये काम है सरकार का, हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। संघीय ढांचे के अंदर केंद्र की जिम्मेवारी अलग होती है, राज्यों की अलग होती है, कुछ कॉमन होती है। राजस्थान सरकार वो सरकार रहेगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती जाएगी, केंद्र से भी अपने अधिकारों की रक्षा करेगी, चाहे इस ERCP हो, चाहे वो आपका रिफाइनरी हो। रिफाइनरी मालूम है आपको, रिफाइनरी खाली रिफाइनरी नहीं है, इसके साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। 800 किलोमीटर के एरिया के अंदर आप कल्पना कीजिए, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है आपका। मावड़ जंक्शन से रोहित के अंदर लाके हम लोग बड़ा हब बना रहे हैं, इंडस्ट्री का बना रहे हैं पाली के अंदर, फिर जोधपुर तक उसका फायदा मिलेगा। कोई कमी नहीं रख रहे राजस्थान के विकास के अंदर, एक से एक शानदार स्कीमें हैं। आपको खाली मैं ही कहना चाहूंगा, बाकी स्कीमें तो हम लोग लागू कर ही रहे हैं सब जगह, पर जो हेल्थ की स्कीम है, स्वास्थ्य की, उसमें गरीब आदमी को छूटे नहीं, कोई घर छूटे नहीं। ये जरा आप हमारी मदद कीजिएगा। यही बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक ध्येय वाक्य लगता है हमेशा, कोई कमी नहीं रखेंगे, क्षेत्र कोई भी हो, छोटी से छोटी बात कहते हैं, कहने पर कोई काम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चेहरे भाप कर कोई काम हो जाता है तो परिवार का मुखिया होना उसी का धर्म है। हमारे राजस्थान के परिवार के मुखिया वही है। सड़कों की बात बिना कही कही के समय आने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ठीक होने वाली, और तमाम बातें करोड़ों की बातें। निवेदन धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक हाफ राजस्थान डॉक्टर दीप नारायण जी पांडे साहब पधारे वोट ऑफ थैंक्स के लिए। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय, माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड, अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महापौरगण, जिला प्रमुखगण, जिला प्रमुख, सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रेस, मीडिया, जिला प्रशासन, जिला पुलिस और वन विभाग के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आप पधारे, आपने समय निकाला। इस वर्ष का वन महोत्सव यहाँ आयोजित हुआ एक ऐसे व्यक्ति के सम्मान में। मैं आप सब लोगों से सिर्फ 30 सेकंड के लिए आग्रह करूंगा कि इस बात को याद रखिएगा कि परम श्रद्धेय पद्मश्री कैलाश सांखला की इस शोध ने विश्व में बाघ प्रजाति को बचाने में वो योगदान दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया के सिर्फ 13 देशों में बाघ आज मिलता है और ये पद्मश्री कैलाश सांखला की शोध थी नेहरू फेलोशिप के माध्यम से। उनके बहुत से योगदान है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बाघ प्रजाति निश्चित रूप से पद्मश्री कैलाश सांखला की ऋणी रहेगी और उनकी स्मृति में ये वन पीढ़ियों के लिए, जोधपुर के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन रहेगा। एक बार पुनः परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार, आप पधारे। आप सभी नागरिकों का, जोधपुर के नागरिकों का, बाहर से जो साथी पधारे, सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए अल्पाहार के पैकेट तैयार हैं। सभी लोगों की अल्पाहार के पैकेट तैयार हैं और माननीय खास मेहमान जो पधारे उनके लिए